बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपको मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। कराची स्टूडियो से हमें ज्वाइन कर रहे हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। सबसे पहले आप देखेंगे आज के मौज़ूआत। नैब और मुल्क भर की ब्यूरोक्रेसी बहरान का शिकार। सुप्रीम कोर्ट ने नैब के 9 अफसरान को रिटायरमेंट लेने की तजवीज दे दी। नैब की मौजूदा हालत जार का मुआजिब कम तालीम याफ्ता अफसरान हैं। मुबैना तौर पर गैर कानूनी तकर्रियों और डिपुटेशन पर जम होने वालों के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स। बीजेपी की मुसलमानों के खिलाफ नफरत खुलकर सामने आने लगी। महाराष्ट्र में हुक्मरान जमात के रुकने असेंबली मंगल लोधा ने मुंबई में कायम जिना हाउस मिसमार करने का मुतालबा कर दिया। कहा, जिना हाउस तकसीमे हिंद की अलामत है। पाकिस्तान बनने से पहले कायदे आजम मोहम्मद अली जिना इसी इमारत में रहा करते थे। वजीर आजम के मंजूर करदा 97 गैस मंसूबों पर वजीर आला सिंध का एतराज। पंजाब मुल्क की 3% गैस पैदा और 42% इस्तेमाल करता है। सिर्फ 20 मंसूबे दीगर सूबों के लिए हैं। इन मंसूबाजात से बेइत्मीनानी और कौमी हम आहंगी मुतासिर होगी। मुराद अली शाह का वजीर आजम के नाम खत। एक और संगीन गफलत, एक और खौफनाक हादसा। शेखुपुरा में रात गए शालीमार एक्सप्रेस पटरी पर खड़े ऑयल टैंकर से टकरा गई। 5 बोगियां राख, ड्राइवर और असिस्टेंट ड्राइवर जाँ बहक। ख्वाजा साद रफीक के दौर में 14 बड़े ट्रेन हादसा। जिम्मेदार कौन? तो शामी साहब, अब से कुछ ही देर पहले चौधरी निसार अली खान साहब ने एक बड़ी तफसीली प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जिसमें उन्होंने वीज़ों के मामलात पर बहुत अहम बातें की और फिर जो गुस्ताखाना मवाद का मामला है उस पर भी अब तक की हुई पेशरफ से मीडिया को आगाह किया। लेकिन जो वीज़ों का मामला है उस पर वो कहते हैं कि बंदर बांट बना दिया गया था और जब मैं अपोजिशन लीडर था तब भी निशानदेही की थी, लेकिन किसी ने तवज्जो नहीं दी और कई गैर मुल्की इस्लामाबाद के नाकों में पकड़े जाते थे जिनके पास वीज़े नहीं हुआ करते थे। बल्कि उन्होंने ये कह दिया कि इस्लामाबाद के अंदर 300 से लेकर 400 घरों का किसी को इल्म नहीं था और जब इन घरों के बारे में रिकॉर्ड इकट्ठा करने की बात की जाती थी तो उन्हें इजाज़त नहीं मिलती थी, यानी इदारों को, कि चेक कर सकें यहाँ कौन रहता है। कहते हैं बाद में पता चला कि इनमें 30 से 40 घरों में डिप्लोमेट्स रह रहे थे, बाकी कौन थे किसी को मालूम नहीं। फिर उन्होंने कहा कि ऐसी एयरलाइंस जो मदर पिदर आज़ादी की ख्वाहां थी उनको अब इजाज़त नहीं होगी और फिर FIA से अलहदा कर दिया जाएगा इमिग्रेशन को, और जो वीज़ा फ़ीस ली जाएगी किसी मुल्क से पाकिस्तान के वीज़े पर उतनी ही फीस उस मुल्क से भी ली जाएगी। तो ये कैसे इकदाम, आप इनको कैसे देखते हैं आप? देखिए, अभी जो हुसैन हक्कानी साहब के मजमून के बाद जो बहस छिड़ी है और ये मालूम हुआ कि पाकिस्तान में हजारों लोगों को ऐसे वीज़े दिए गए जिनको बाकायदा वजारत दाखिला से यानी तौसीक नहीं कराया गया था और जो प्रोसीजर है हमारे यहाँ वीज़ा देने का उसको अडॉप्ट नहीं किया गया था। वज़ीर आज़म के हुक्म पर या दिए गए या किसी और के हुक्म पर ये बहस तो हमारे यहाँ जारी है और जारी रहेगी। और मगर ये सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत का मामला नहीं है, इससे पहले परवेज मुशर्रफ साहब के दौर में भी लोग यानी CIA के कारिंदे जो हैं वो मुल्क में आते थे और दंदनाते फिरते थे और उनके बारे में तरह तरह की शिकायत भी आती थी। तो अब ये अगर तफसील कोई इकट्ठी करेगा तो इस मामले में काफ़ी होशरुबा मामलात जो है वो सामने आएंगे। तो किसी अब हमारी सियासत जो है
उसका तकाजा जो ये है कि हरीफ एक दूसरे के पीछे पड़ जाते हैं, ये तो अपनी जगह है, लेकिन ये भी एक हमें समझना चाहिए कि पाकिस्तान में ये जो मछली बाजार गर्म हुआ है, ये किसी एक साल का, किसी एक दौर का नहीं है। इसमें कई अदवार शामिल हैं और ख़ास तौर पर परवेज़ मुशर्रफ साहब के दौर में तो बहुत खुली छुट्टी दी गई, लोग यहाँ से पकड़कर भी हवाले किए गए और सीआई के परिंदे जो हैं उनको, उनके लिए भी जो सरहदें खोल दी गई और ऐसे लोग भी यहाँ मौजूद रहे और जाहिर है कि वो कार्रवाइयाँ भी कर रहे होंगे जो कि जिनको जो रिकॉर्ड पर नहीं थे, जैसे कि खुद चौधरी निसार अली साहब ने कहा। नहीं, उन्होंने तो एक बड़ा अहम जुमला एक और उन्होंने बोला इसी तनाजुर में शामिल साहब, जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं कई लोग ऐसे थे जिन्हें बगैर वीजे के मखसूस एयरपोर्ट से पाकिस्तान में दाखिल होने की इजाजत दी गई, यानी ये तो हद हो गई शामिल साहब। नहीं तो आप देखिए कि ये जो एयर बेस जो थे, जो अमेरिकी फौज के ज़ेरे इस्तेमाल थे, उन एयर बेस के पे तो आमदो रफ्त को चेक करने का कोई तरीका था ही नहीं और वहां पाकिस्तानी हुक्काम जो थे वो तो उनके करीब तक नहीं फटकते थे। तो कौन उसमें उतर गया, कौन वहां से चढ़ गया, ये बात तो मालूम ही नहीं हो पाती थी। मगर ये सारे माजी के किस्से हैं जो हमें अब जिनसे सबक हासिल करना चाहिए और अब ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी वीज़ा पॉलिसी को मुस्तहकम करें और हमारे यहाँ कोई शख्स जो है वीज़े के बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। अगरचे के ये भी पूछा फिर जा सकता है कि भाई ये जो जगह जगह से मुहाजिर पाकिस्तान में आए हैं लोग, और कोई हमारे खित्ते का कोई मुल्क ऐसा नहीं है जिसके रहने वाले जो हैं वो पाकिस्तान में ना आए हों और उन्होंने पाकिस्तानी पासपोर्ट और पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड हासिल न कर लिए हो। तो ये हमने एक पाकिस्तान को बिल्कुल एक दालान की तरह ट्रीट किया है, कोई आ जाए कोई चला जाए। तो अब हमें ये सबक हासिल करना चाहिए। चौधरी साहब जो इकदाम कर रहे हैं, अगर उनको सख्ती से नाफिज किया जाए तो फिर तो उनकी तारीफ की जाएगी, और अगर सिर्फ ऐलानात तक रहेंगे तो जाहिर है फिर नतीजा भी वैसे ही निकलेगा। बिल्कुल, जो पहले आता रहा। और दूसरी बात ये भी कहीं जी एक बात बड़ी अहम यह है कि देखिए अब कई मुल्क ऐसे हैं जो पाकिस्तानियों से वीजा फीस वसूल करते हैं लाखों रुपयों में। जी हाँ। और वीजा जो है वो रिजेक्ट कर देते हैं बगैर किसी वजह के, गोया उन्होंने अपना कारोबार बना रखा है। और पाकिस्तान की जो वीजा फीस है वो मुख्तलिफ ममालिक के लिए जब आप बाहर से अप्लाई करते हैं वीजा लेने के लिए पाकिस्तान का, वो बहुत मामूली है। तो ये बात अच्छी है कि जो मुल्क किसी पाकिस्तानी से जो वीजा की फीस वसूल करता है, उस मुल्क के रहने वाले को अगर वीजा चाहिए तो उससे भी उतने ही पैसे वसूल करने चाहिए। ये अपनी जगह एक दुरुस्त है बात है, लेकिन उसके साथ साथ हमें सख्ती से कवानीन को नाफिज करने की आदत अपनानी होगी। और FIA और इमिग्रेशन को चौधरी साहब ने कहा है कि अलग अलग कर दिया जाएगा, ये भी एक मुबारक कदम है। लेकिन असल बात यह कि इन अदारों को ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। अब FIA जो है वो वजारत दाखिला के मातहत है, लेकिन और चौधरी साहब जो हैं उन्होंने इसमें नेक नाम अफसर जो हैं उनको यानी मुकर्रर किया है। ये बात अपनी जगह दुरुस्त है, लेकिन एक अदारे के तौर पर इसके पास एक ऑटोनॉमी होनी चाहिए और तभी अदारों का वकार जो है वो बरकरार भी होगा। साहब हमें एक प्रोग्राम में ब्रेक लेनी है, एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ दीगर मौजूआत का भी जिक्र करेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, जो वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूसरा अहम मौजू जो था वो गुस्ताखाना मवाद का मामला था। उसमें उन्होंने कहा कि फातमी साहब ने, जो तारिक फातमी साहब, उन्होंने अरब लीग के को दर्दमंदाना खत भी लिखा है और सरताज अजीज़ साहब ने भी OIC के जो सेक्रेटरी जनरल उनको खत लिखा है। गालिबन हमारे प्रोग्राम में आपने इस मामले पर तवज्जो मबजूल करवाई थी कि मुतहर्रिक किया जाए उम्मत मुस्लिमा को भी। और दूसरा उन्होंने कहा कि फेसबुक के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं उनका खत भी है, जो कि डेफिनेटली बड़ी अहम डेवलपमेंट है। यूजली फेसबुक किसी ऐसी क्यूरी को एंटरटेन नहीं करती ऐसा, जैसे हमारे यहाँ इस मामले पर उसकी संजीदगी को देखते हुए किया जा रहा है।
उन्होंने कहा जी सीरियस नोटिस लिया है फेसबुक ने और अमरीकी हुकूमत ने भी 45 ऐसी वेबसाइट्स को ब्लॉक किया है। और ये जो मामला है गुस्ताखाना मवाद का, ये तो जो इस्लामोफोबिया की जो टर्म वहाँ यूज़ की जाती है उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है। तो आपका क्या ख्याल है, अब ये मामला उस जानिब बढ़ रहा है जब जहाँ हमारी तशफ़ी तसल्ली हो जाएगी फेसबुक और दीगर ममालिक की जानिब से कि ठीक है जनाब ये चीज़ यकीनन आपके ईमान को तकलीफ देती है तो हम इसके परहेज करेंगे? देखिए ये तो एक मुसलसल अमल है, खिलाफ वर्जी करने वाले भी मौजूद रहेंगे जो प्रवोक करना चाहते हैं मुसलमानों को, उनको निशाना बनाना चाहते हैं, दुनिया में जगह जगह फैले हुए हैं और इंतहाई बदतमीज लोग हैं। आप देखिए दुनिया का कोई मुआशरा ऐसा नहीं है जिसमें हद तक इज्जत करने वालों को सजा न दी जाती हो। तो अगर एक आम शहरी जो है उसकी इज्जत जो है उस पर हमला करने की सजा कैद या जुर्माने की सूरत में अदा करनी पड़ती है, तो जो मुकद्दस तरीन शख्सियात हैं उनके बारे में किसी भी गुस्ताखी की इजाजत कैसे दी जा सकती है और इसे आज़ादी अजहार का मसला कैसे समझा जा सकता है। तो ये मामला जो है बड़ी शिद्दत से हमें उठाने की जरूरत है और बैनुल अक़वामी फोरम्स पर भी, और मेरा ख्याल इसका एहसास होता चला जा रहा है और होता जाएगा कि ये आज़ादी अजहार का मामला नहीं है, ये एक बहुत बड़ा फितना है और इसका सद्देबाब होना चाहिए। और जैसे कि चौधरी साहब ने हमारे जो मुसलमान मुल्क हैं उनके सफीरों को भी बुलाया था और फिर टेक्नोलॉजिकली भी हमें अपने आप को लेस करना होगा और एक मुसलसल यानी जद्दोजहद जारी रखी जाएगी। तो फिर फेसबुक को भी और दूसरे जो सोशल मीडिया के फोरम्स हैं उनको भी ये अंदाजा होगा कि ये कोई उनका पूरा बिजनेस जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। 1 अरब से ज्यादा मुसलमानों की आबादी है पूरी दुनिया में और वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, तो फिर उन्हें गौर करना चाहिए। तो और ये अच्छी बात है, मेरा ख्याल इसमें कोई ये कोई हरफे आखिर कोई नहीं है, ये एक मुसलसल अमल है जिसको जारी रखना होगा। बिल्कुल ठीक। शाम साहब, एक तो नैब में जो मुबैना तौर पर गैर कानूनी तकर्रियाँ और डेपुटेशन पर जो लोग जम हुए थे उनके खिलाफ आज खुद नोटिस केस की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी अहम समाअत थी। एक तो वो मामला है, फिर जो मुल्क भर में मजमूई तौर पर जो लग रहा है कि ब्यूरोक्रेसी शायद बहरान का शिकार भी है, और फिर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड की सिफारिशात भी कलअदम है। फिर पंजाब में जो तरक्कियाँ हुई थी 121 अफसरान की आउट ऑफ टर्न प्रमोशन उन्हें कहा गया, वो भी उनकी तनज़ुली का हुक्म भी दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। तो ये बड़ा एक अहम और वसीम मामला है जी, पुलिस अफसरान की। तो इसकी जानिब अब हम आते हैं। आपको याद होगा कि कल तक तो कहा गया इस मुअज़्ज़ज़ अदालत में सुप्रीम कोर्ट में अमीर हानी मुस्लिम साहब इस बेंच की सरबराही कर रहे थे कि जो 9 अफसरान जिनको पॉइंट आउट किया गया नैब के कि बेहतर है कि ये रिटायरमेंट ले ले, वगरना अगर अदालत ने फैसला किया तो फिर ये होगा कि ये मरात और रिटायरमेंट वगैरह से भी महरूम हो जाएंगे। तो आज फिर जो चेयरमैन नैब ने अदालत को बताया कि उनमें से कर्नल नसीम साहब, कर्नल तारिक नदीम, मोहम्मद यूनुस और कैप्टन फारूक नसीम जो हैं इन्होंने कबल अज़ वक्त रिटायरमेंट की दरख्वास्त दे दी है। और जो असिस्टेंट डायरेक्टर कोयटा है मोहम्मद आमिर और डिप्टी डायरेक्टर लाहौर अंसर याकूब, इन्होंने अपने असल महकमों में जाने पर रजामंदी जाहिर की है। जबकि मेजर रिटायर्ड बुरहान, मेजर तारिक महमूद, मेजर शबीर अहमद और आलिया रशीद के मुस्तकबिल का फैसला अदालत कल खुद सुनाएगी। कल ये तवक्को है कि कल तफसीली मुफस्सल फैसला इस मामले का आ जाएगा। नहीं, इसमें तो बड़ी ये दिलचस्प सूरत हाल है। नैब जैसा अदारा जिसको दुनिया का यानी मुल्क भर का एहतसाब करना है और हर अदारे की जांच पड़ताल करने का उसको हक हासिल है, उसके अंदर जो सूरत है वो इंतहाई गैर तसल्ली बख्श रही। और एक ज़माना तो वो था जबकि परवेज मुशर्रफ साहब की हुकूमत थी और उस वक्त नैब जो थी वो परवेज मुशर्रफ साहब के ताबे थी और उसके बाद फिर एक मुसलसल कशमकश चलती रही। पहले यानी चीफ सदर पाकिस्तान नैब के चेयरमैन का तकर्रुर करते थे, फिर चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने यह जिम्मेदारी संभाल ली, फिर उसके बाद ये वजीर आजम के पास इख्तियार आया कि वो कायदे हिस्ब इख्तलाफ की मुशावरत से मुकर्रर करेंगे। फिर मुशावरत की तो ये सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत की कि वो बामकसद होनी चाहिए और बामानी होनी चाहिए। तो इस तरीके से अब ये हुआ है कि इनकी चेयरमैन नैब की तकर्री के लिए वजीर आजम और कायदे हिस्ब इख्तलाफ की दोनों की रजामंदी जरूरी है। और ये गुज़श्ता कुछ अरसे में जब से चौधरी कमरुज़्ज़मान आए हैं तो ये नैब को कदरे इंतजामिया से मेरा ख्याल सुकून मिला है कि इंतजामिया की मदाखलत इसमें
ना होने के बराबर रह गई है। लेकिन ये जो तफसीलात सुप्रीम कोर्ट में इनके वकील ने पेश की हैं वो बड़ी दिलचस्प हैं। उन्होंने कहा कि इब्तदाई तौर पर 629 तकर्रियां की गई थी नैब में। बिल्कुल। इसमें 48 जो थी वो कवायद के मुताबिक नहीं थी। 101 जो है उनको एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने कवायद के खिलाफ करार दिया था। 39 केसेस में इश्तहार जो है वो गलत दिया गया, यानी मतलूबा अहलियत का जिक्र ही नहीं किया गया और लोग भर्ती कर लिए गए। नहीं, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी फिर इस्तफसार किया, बल्कि रिमार्क्स दिए कि अगर रिक्वायरमेंट जो है वो बीएससी की है एक पोस्ट के ऊपर, तो बीए वाला बंदा कैसे भर्ती हो सकता है और कैसे हो गया? अच्छा, अब फिर डेपुटेशन पर 395 अफराद जो हैं आए अफसर जो थे, उनमें से 9 अफसर जो हैं वो कवायद और जवाबत के बरक्स मुतय्यन किए गए और 2013 तक ये बताया गया कि 1709 तकर्रियां हुई थी, जिनमें से 310 जो हैं वो कवायद के मुताबिक नहीं थी और 9 अफसर जो हैं वो अपनी काबिलियत के एतबार से मयार पर पूरा नहीं उतरते थे। अब आप मुझे बताएं कि जिस अदारे की ये जिम्मेदारी है कि वो हर सूबाई और हर महकमे की छानबीन कर सकता है, हाँ। उसके पास मतलूबा अहलियत के लोग नहीं हैं। उसके पास ऐसे लोग हैं जो अपनी जो मंजूर नजर थे किसी के और यहां वो मुलाजमत करने लगे, तो बड़ी एक अजब सूरत हाल सामने आई है। शाम साहब, हम एक ब्रेक ले रहे हैं और फिर इस सूरत हाल पर मजमूई तौर पर जो ब्यूरोक्रेसी को जो बहरान की कैफियत का सामना है, इसमें हमने सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड का जिक्र भी किया और फिर पंजाब पुलिस के अफसरान का जिक्र भी किया, उस पर तफसील से बात करेंगे। इस्लामाबाद से एक मारूफ सहाफ़ी हमें ज्वाइन करेंगे और जो बात शामी साहब कर रहे थे उसमें सुप्रीम कोर्ट का ही ये रिमार्क्स हैं कि नैब की जो मौजूदा हालत ज़ार है उसका सबब यही सब कुछ है जिसका जिक्र शामी साहब अपने तज़किये में पेश कर रहे थे। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, अभी हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया मारूफ सहाफ़ी और कॉलम निगार हुज़ैफा रहमान साहब ने। उनसे भी बात करते हैं इस सारे मामले पर, क्योंकि बाकी 2 मौज़ूआत रह गए थे जो आउट ऑफ टर्न प्रमोशन पर 121 पंजाब पुलिस के अफसरान की तनज़्ज़ुली हुई और जो ब्यूरोक्रेसी को बहसियत मजमूई बहरान का शिकार है, उस पर भी हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम हुज़ैफा। जी वालेकुम सलाम। शामी साहब कराची स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं और आपको सुन पा रहे हैं। जी शामी साहब। असल में तो नैब का तो ढांचा हिल के रह जाएगा कि उसके तो डीजीज जो हैं वो उनको रुखसत होना पड़ेगा, तो ये तो एक असर नौ एक इमारत खड़ी करनी पड़ेगी। क्यों हुज़ैफा? जी शामी साहब, बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। मैं सिर्फ आपको थोड़े से हकाइक बयान कर दूं। अगर मुल्क की तारीख में देखा जाए तो ये मार्च जो है पूरे मुल्क में सिविल अफसरान के हवाले से क़यामत खेज़ मार्च रहा है। 4 फैसले अदालत उज़्मा से आए हैं। अदालती फैसलों की हम बात करें तो अदालतें हक और कानून के मुताबिक जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले करती हैं और रियासत जिस अंदाज में उन्हें प्लीड करती है, एंड के ऊपर वो दस्तावेज़ात और दलाइल सुनकर ही जो है वो इंसाफ पर मबनी फैसले जो है वो आवाम के सामने लेकर आती हैं। यानी पहले मरहले में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है वो 3 साल की तैनातियाँ जो है वो कलअदम करार दी गई थी। उसके बाद सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड जो पूरी रियासत का सबसे आला तरीन बोर्ड होता है जो सिविल अफसरान की जो है वो प्रमोशंस करता है, उसको कलअदम करार दिया गया। तीसरे मरहले के अंदर जो है नैब का मामला आया और आज जो है पंजाब पुलिस का मामला भी आ गया। तो आपके मुताबिक तो आप नैब की बात कर रहे हैं, मैं तो समझ रहा हूँ कि इस वक्त रियासत का जो बुनियादी ढांचा है जो एग्जीक्यूटिव के मामलात को एग्जीक्यूट कर रहा होता है, ब्यूरोक्रेसी, वो पूरी हिलकर रह गई है पूरे मुल्क के अंदर। यानी अगर हम देखें कि इसके अंदर जहां पर भी बात की जाए वहां पर आपको रियासत की खामी नजर आएगी। देखा जाए तो 2016 के अंदर सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड के एक फैसले को लाहौर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कलअदम करार दिया था, तो रियासत उस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई थी। तो उस फैसले को 1.5 साल तक वो फैसला सुप्रीम कोर्ट में चलता रहा। इसमें वफाक के वकीलों की जिम्मेदारी थी कि वो सुप्रीम कोर्ट को बताते कि जी इंतहाई अहम मामला है, इसके अंदर जिन लोगों को हम तैनातियां कर देंगे, जिन लोगों की हम तरक्कियां कर देंगे, वो अहम फैसले ले लेंगे। जो ग्रेड 21 का अफसर होगा वो 1.5 साल तक अपनी सरकारी तनख्वाहें ले लेगा और अगर उसके बाद उसको प्लॉट मिल जाएंगे और जितने भी वो इंतजामी फैसले करेंगे उसके बाद अगर अदालत उन फैसलों को रिवर्स करेगी तो उसकी इंप्लीकेशन जो है बहुत खौफनाक होंगी और उसको हम इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे। इस चीज के लिए देखिए कोई भी लाएअमल तैयार नहीं किया गया। अटॉर्नी जनरल ऑफिस को पीएम ऑफिस को बताना चाहिए था, पीएम ऑफिस को
अटॉर्नी जनरल ऑफिस को बताना चाहिए था कि जी अगर आप इस मामले को सही तरीके से परसू नहीं कर सकते तो सर्विसेज का एक अच्छा वकील जो है वो हायर करें। पुलिस की जहां तक हम अगर बात करें तो पंजाब पुलिस के अंदर जाहिर है सिंध के अंदर आउट ऑफ 10 प्रमोशन जो है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कलअदम करार दी थी, तो ऑटोमेटिकली पंजाब के अंदर एक मामला पेंडिंग था और वो नोटिफिकेशन आईजी पंजाब ने सबमिट कर दिया, उसी को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। नैब की आप बात कर रहे हैं, नैब का वाकई अगर नैब का चेयरमैन मौजूद होगा और चारों सूबों के डीजीज जो है वो अपने घर चले जाएंगे तो एक किस्म का बहरान जो है वो पैदा होगा। इस हवाले से मेरी जो कानून साज हैं और वफाकी हुकूमत के जो फैसला साज लोग हैं उन लोगों से बात हुई कि इस तरह की सूरत हाल पे कैसे निपटा जा सकता है। तो वफाकी हुकूमत की दो राय हैं। एक राय तो उनकी ये है कि नैब के अंदर चूंकि मार्शल लॉ दौर में कलअदम तरक्कियां हुई थी और कलअदम तैनातियां हुई थी, तो हम खुद चाहते हैं कि इन लोगों को घरों को जाना चाहिए और शफाफ तरीके से तैनातियां हों। सिविल सर्विस के मामले पर जरा मौकफ डिफरेंट है वफाक का। वफाकी हुकूमत कहती है कि इसके लिए हमें अब कानून साजी करनी होगी, अब हमें कानून साजों के पास जाना होगा, क्योंकि ज़ाहिर सिविल सर्वेंट्स आवाम के लिए सर्व कर रहे होते हैं, अवामी नुमाइंदों की जिम्मेदारी है कि उन्हें प्रोटेक्ट करें। लेकिन इसके अंदर बड़ी खौफनाक सूरत हाल है कि अगर कौमी असम्बली से आईनी तहफ़्फ़ुज़ जो भारत में भी हासिल है सिविल सर्विस को, वो अगर फराहम कर भी देती है वफाकी हुकूमत उन्हें, तो सेनेट के अंदर बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि पीपल्स पार्टी के बड़े स्ट्रॉन्ग ग्रीवेंसेज हैं अपोजिशन लीडर के भी, जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के भी और दीगर रहनुमाओं के, कि हमारे जो सिंध के अफसरान हैं उनको वफाकी हुकूमत जो है प्रमोट नहीं करती। तो इस हवाले से जो है इंतहाई जो है तकलीफ दे सूरत हाल इस वक्त सामना है वफाकी हुकूमत को और सिविल अफसरान को। नहीं जी शामिल साहब, मगर हज़ैफा ये जो सरकारी अफसरों से जो आईनी तहफ़्फ़ुज़ छीना गया था वो तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कारनामा था, उनके दौर में ये काम हुआ है। जी देखिए बिल्कुल शामिल साहब आपने दुरुस्त फरमाया। भुट्टो साहब ने 1973 में 12 कॉमन्स जब मुतारिफ कराए थे, जो पीएस पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज उसको डीएमजी किया था, मियां नवाज शरीफ साहब ने हुकूमत में आकर उसको तो रिवर्स कर दिया है। अब वो डीएमजी जो है वो पीएस हो चुकी है, लेकिन उसका ज़रा मुकम्मल ढांचा दुरुस्त करने के लिए ऑटोमेटिकली असम्बली में जाना पड़ेगा। उस हवाले से मुस्लिम लीग नून को ऑलरेडी जो है ट्रबल का सामना है असम्बली के अंदर। वो समझते हैं कि अगर हम लेकर गए तो जी पब्लिक सर्विस कमीशन में जो कुछ हुआ है और जो सिविल सर्विस के अफसरों के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें तो वफाकी हुकूमत खुद जिम्मेदार है, उसको आप कैसे बरी जिम्मा करार दे सकते हैं? नहीं, मैंने तो शुरू में कहा कि वफाकी हुकूमत, मैंने तो आपकी बात बिल्कुल आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि वफाकी हुकूमत ने इंतहाई कमजोर जो है वो, और सूबाई हुकूमत सिंध की सूबाई हुकूमत, उन्होंने बहुत कमजोर अपना केस लड़ा है। अगर अपना मुकदमा स्ट्रॉन्ग तरीके से सुप्रीम कोर्ट में लड़ा जाता, सुप्रीम कोर्ट को ये चीजें बताई जाती तो कभी भी अदालत की तरफ से इस किस्म की जो अहकामात जो आने वाले हैं और कुछ शॉर्ट ऑर्डर्स आ चुके हैं वो कभी भी ना आते। ठीक है हुज़ैफा, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन करे थे। सर ये तो फिर जो समझ आई सारे मामले को सुन के पढ़ के भी, वो तो यही मामला लग रहा है कि हुकूमत इन केसेस को प्लीड ही शायद दुरुस्त तरीके से नहीं कर सकी, या तखीर का मुजाहरा हुकूमती एंड से शायद किया जाता रहा, यही वजह एक सामने नजर आ रही है, या फिर ये कि देखिए सूरत हाल थी गड़बड़। नहीं, असल बात ये देखिए कि पाकिस्तान में इंतजामिया जो है अपना काम सही तरीके से करने को तैयार नहीं है, कानून साज जो है वो अपनी तरफ तवज्जो देने को तैयार नहीं है, और जो पब्लिक सर्विस कमीशन की जो तश्कील है, जो अफसरों का तकर्रुर है, मनपसंद जो है उस अफराद हर जगह मुतय्यन किए जाते हैं। और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो केसेस की समाअत शुरू हुई है, तो यहाँ भी मेरा ख्याल है कि जो जैसे कि हुज़ैफा कह रहे थे, बहरहाल ये तो कभी यहाँ मुकदमा जो है वो ठीक तरीके से नहीं लड़ा गया, ये कई वजूहात हो सकती हैं, लेकिन नतीजा ये है कि ये ढांचा जो हमारा सारा है जो पहले ही कमज़ोर हो चुका है, इससे मज़ीद कमज़ोर होगा और एक बड़े ओवरहाल की ज़रूरत जो है मेरा ख्याल महसूस की जाएगी। ठीक, शामी साहब अब हम जिक्र करेंगे बहुत ही अहम खबर का, जो बीजेपी सरकार के असल रंग हैं वो अब खुल के हमें दिखाई दे रहे हैं। पहले तो मैं आपको एक बयान सुनाना चाह रहा हूँ। ये जिन्ना हाउस मुंबई में जो वाक़या है उस हवाले से एक बीजेपी के लेजिस्लेटर उन्होंने कहा है कि इसे मिसमार किया जाए। देखिए पहले तो केंद्र प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार में भेजा जाए, महाराष्ट्र सरकार अपने कब्जे में ले, और इसको महाराष्ट्र के बने हुए 50 साल पूरे हो रहे हैं तो इसको एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में महाराष्ट्र का गौरवमय इतिहास ऐसा करके इसको विकसित किया जाए। पुराने जिन्ना हाउस को पूरा नेस्तनाबूद कर दिया जाए, क्योंकि वो हमारी गुलामी और भारत को तोड़ने के षड्यंत्र का प्रतीक है। ये शामी साहब महाराष्ट्र के बीजेपी के रुकने असेंबली मंगल प्रभात लोधा हैं, जो अपनी जो नफरत है उसका खुलकर इजहार कर रहे हैं। और ये मुंबई के जनूब में वाक़ जो मालाबार के इलाके में जिन्ना हाउस है, कह रहे हैं उसे मिसमार किया जाए।
ये क्या चाह रही है सर बीजेपी सरकार और बीजेपी के चाहने वाले? असल में मेरा ख्याल ये पागलपन का शिकार हो चुके हैं। इनसे तो मस्जिदें महफूज नहीं है, तो किसी सियासतदान का या सियासी लीडर का घर जो है वो कैसे महफूज होगा? देखिए, जो मुंबई का जो जना हाउस है ये आज तो बना नहीं है, ये 1936 में इसकी तामीर हुई थी। और कायदे आजम जब बरतानिया से वापस आए थे मुस्लिम लीग की क़यादत करने के लिए, तो उस वक्त उन्होंने आके ये घर अपना बनाया था, और उस वक्त के एतबार से इस पर 2 लाख रुपए लगे थे। ठीक। और ये 2.5 एकड़ पर ये तामीर हुआ, और बड़ा एक बहुत बड़ा आर्किटेक्ट था जिसने एक जदीद तरीन इमारत का नक्शा बनाया, और इटली से मेरा ख्याल इसका संगमरमर आया, और बहुत एक निफासत के साथ बड़ी तवज्जो से कायदे आजम ने इस मकान को बनवाया था। और मैं यहाँ कदम खिलाना चाहूंगा आपसे, एक छोटी सी मैं एक ब्रेक लूंगा। या बड़े अहम तफसीलात हैं जो नाज़रीन तक आप पहुंचा रहे हैं इस जना हाउस के बारे में। एक ब्रेक के बाद नाज़रीन। वेलकम बैक नाज़रीन। शाम साहब, हम बात करते हैं जना हाउस मुंबई की, जिसे बीजेपी के एक रुकन असेंबली कहते हैं मिसमार किया जाए, कल्चरल सेंटर यहाँ खोला जाए। ये जिस जगह वाक़ है सर, अभी मैं पढ़ रहा था कि $400 मिलियन इसकी कीमत है, यानी कोई भारतीय रुपयों में शायद 26 अरब से भी ज़ायद रुपए की मालियत बनता है। नहीं, ये बड़ी कीमती ज़मीन है, बड़ा कीमती घर है। देखिए, कायदे आज़म के और गांधी जी के दरमियान जो तारीखी मज़ाकरात हैं वो इसी घर में हुए। पंडित जवाहरलाल नेहरू के कायदे आज़म से मज़ाकरात इसी घर में हुए। मुस्लिम लीग के बेशुमार इजलास इस घर में हुए। ये तहरीक आज़ादी की एक यादगार है, और कायदे आज़म को अपने इस मकान से बड़ी मोहब्बत थी। उन्होंने इसे बड़ी मेहनत से बनाया था, और उनका ये ख्याल था कि वो छुट्टियां गुजारने के लिए इस मकान में रहायश इख्तियार किया करेंगे। उस वक्त तो ये अंदाज़ा नहीं था कि पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात की नौयत ऐसी होगी कि एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे के सामने खड़े हो जाएंगे। समझा जा रहा था कि क़याम पाकिस्तान के बाद दोनों मुल्कों के दरमियान एक दोस्ताना ताल्लुकात कायम होंगे। तो कायदे आज़म की ख्वाहिश थी कि ये जो मकान है इसको महफूज रखा जाए, और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार भी किया, और उन्होंने एक अरसे तक यहाँ बरतानिया के डिप्टी हाई कमिश्नर रहते रहे ताकि वो ज़रा तरीके से इस मकान को रख सके। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कायदे आज़म के एहतराम में इसको मतरूका अमलाक में से करार नहीं दिया। उनकी यानी कायदे आज़म की मलकियत जो थी वो बरकरार रखी। और अब यह अगरचे अरसे से खाली पड़ा है और मरम्मत की भी बड़ी ज़रूरत है इसको। हुकूमत पाकिस्तान कई बार कोशिश कर चुकी है कि ये पाकिस्तान को दे दिया जाए ताकि वो अपना कौंसल खाना वहाँ कायम कर सके। कई बार भारतीय हुकूमत ने वादा किया, लेकिन वो वादा फिर वफा नहीं हो सका। और अब ये देखिए कि खुद कायदे आज़म की जो बेटी हैं दीना वादिया, वो भी पाकिस्तान नहीं आई थी, और उनका भी क्लेम है इस पर। उन्होंने अदालत में मुकदमा कर रखा है कि ये मकान उनको दे दिया जाए, क्योंकि जो हिंदुस्तानी कानून है उसके मुताबिक उनको ये जायदाद मिल सकती है अपने बाप की, जो बाप की मलकियत थी। लेकिन उस पर भी कोई फैसला नहीं हुआ। हिंदुस्तानी कानून में इस बात की गुंजाइश है। तो अब ये अगर इसको मिसमार किया जाता है या गिराया जाता है, मेरा ख्याल ऐसा मुमकिन तो नहीं होगा, लेकिन एक खूब से बातन का इजहार किया है, और इससे एक नफरत जो है मजीद जनरेट होगी। ठीक है, और ये इसका कोई फायदा नहीं। जितनी नफरत बीजेपी जनरेट करेगी उसमें उसके अपने हाथ पांव जलेंगे, और इंडिया जो है उसको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। बाकी तो यानी जो हमारे साथ, तो हमें तो कोई इससे फर्क पड़ता नहीं। एक मस्जिद आपने मिसमार कर दी है तो एक हमारे जज्बात जो हैं बरंगेख्ता होंगे, उनको दुख भी पहुंचेगा, लेकिन खुद भारत के अंदर जो है तकसीम की लकीरें जो है मजीद गहरी होती चली जाएंगी। बिल्कुल। शाम साहब, एक और बड़ा अहम मामला है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब ने वज़ीर आज़म के नाम में ख़त लिखा है और कहा है कि जो गैस लाइन की तौसी के
जो 97 मनसूबे शुरू किए हैं उस पर हमें एतराज़ है, क्योंकि उनके बकौल इससे बेतमनानी और कौमी हम आहंगी मुतासिर होगी। और उन्होंने हवाला दिया मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स का भी। ये 37 अरब रुपए के ये मनसूबे हैं और कहा गया कि इनमें से सिर्फ 20 जो तोसी मनसूबे हैं गैस लाइन के, वो दीगर सूबों यानी सिंध, बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लिए। बाकी जो अक्सरियत है वो सिर्फ पंजाब के लिए है और इसी पर उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। ये कल की तारीख में ख़त लिखा गया है। तो ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्योंकि बिलावल भुट्टो ज़रदारी भी बोले, उन्होंने कहा कि ये जो काम है इससे तो विफाक जो फेडरेशन है उसको कमज़ोर करने के मुतरादिफ है। देखिए बात यह है कि पहले तो इस पे पाबंदी लगी हुई थी जी कि गैस का कोई नया कनेक्शन या क्या कोई नई पाइपलाइन ना बिछाई जाए। अब वजीर आजम ने ये पाबंदी खत्म की है और इसमें इस बात मंसूबों की और कनेक्शंस की इजाजत दी है। इस पर जो एतराज है आप उसको बेवजन नहीं कह सकते, क्योंकि इस वक्त अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली पंजाब जो है वो बहुत कम गैस पैदा करता है और सिंध जो है वो मेरा ख्याल कोई 66% के करीब गैस सिंध पैदा करता है। आप देखिए वो फिगर्स कुछ ये है, करता है वो है कि पंजाब जो है वो मजमूई तौर पर 3% मुल्क की पैदावार की जो गैस है वो पैदा करता है और 42% कंज्यूम करता है, यानी इस्तेमाल करता है। हाँ ठीक बात है, कंज्यूम करने से मुराद यह है कि उसका ग्राहक भी है ना बड़ा, तो पैसे देता है, कंजम्पशन होती है उसकी। इसको आप ये भी समझें, कोई यानी मुफ्त में तो गैस नहीं मिलती है। लेकिन वो इसी सर एंगल जो आपका है, वो जो एंगल आपने भी उठाया उसी एंगल पर मजीद वो लिखते हैं, वो कहते हैं कि एक आइन की आर्टिकल 158 है, उसके मुताबिक जहां पर ये कुआं या गैस निकल रही है उस सूबे का पहला और ज्यादा हक है बनिस्बत किसी और के। वो इस जानिब भी इशारा कर रहे हैं। दुरुस्त बात है, मगर आप ये देखिए कि इस वक्त जो खैबर पख्तूनख्वा है उसमें जितनी गैस निकल रही है उतनी वो तकरीबन उतनी ही वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो बलूचिस्तान है वो उसमें उसकी गैस जो है वो कम इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरा ख्याल उनकी जो कंजम्पशन है वो 2% 3% के करीब है और उनका शेयर जो है वो 14% के करीब है। तो हो सकता है कि वजीर आजम जो ये नए कनेक्शन दे रहे हैं तो उनको ये समझ रहे हो कि जो LNG इंपोर्ट हो रही है उसकी बुनियाद पर ये नए कनेक्शन दिए जा सकते हैं, यानी ये भी एक वजह हो सकती है। तो आप एक बार यानी जो भी सूरत है, मेरा ख्याल है कि जो एतराज है उसको रफा किया जाना चाहिए और वफाकी हुकूमत को अपना मौक़िफ़ बयान करना चाहिए और वगरना तो फिर ऐसा उनको वो अदालत में भी जा सकते हैं। तो ये मामला ऐसा नहीं है कि जिस पर कोई खींचातानी की जाए। और ये LNG जो इंपोर्ट हो रही है, अगर पंजाब को उसकी ज़रूरत है तो पंजाब को LNG इस्तेमाल करनी चाहिए और ये गैस जो है दूसरी अपने हिस्से से ज़्यादा गैस इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए दूसरे सूबों को एतमाद में लिए बगैर। चल प्रोग्राम वक्त शाम साहब तकरीबन अब खत्म होने वाला, वक्त की किल्लत है आज हमारे पास। और लेकिन एक बड़ा अफसोसनाक वाकया रात गए पेश आया शेखोपुरा में। ये नबीपुरा का इलाका है, हरन मीनार के करीब रोड पर। वहाँ एक ट्रेन जो है खड़े ट्रॉलर से टकरा गई। 2 अफराद, ड्राइवर, असिस्टेंट ड्राइवर जाम बहक और एक मुकामी आबादी का रिहायशी उस पर तेल जाकर गिरा, वो भी झुलस कर जाम बहक हो गया बाद में। तो ये खान साहब भी इस पर बोले, उन्होंने कहा जो ठीक है, खान साहब भी कहते हैं जो लोग रेल क्रॉसिंग बेहतर नहीं बना सकते उनसे मजमूई तौर पर मुल्क को बेहतरी से क्या तवक्को हो सकती है। और खालिद साहब के टन्योर में 14 ये अहम हादसा पेश आ चुके हैं, बड़े नहीं हादसा तो अफसोसनाक होते हैं, अहम नहीं होते, अलमनाक होते हैं। देखिए खान साहब का एतराज़, अपोजिशन लीडर है, उनका एतराज़ अपनी जगह दुरुस्त है। और यहाँ तो ये हुआ कि टैंकर जो है वो आके उसका एक्सल टूट गया उसका और वो वहाँ फंस गया। लेकिन देखने की बात यह है कि फाटक पहले बंद हो जाना चाहिए था, उसमें कोताही हुई है या सिग्नल देने में कोताही हुई है या ड्राइवर ने गलती की है, बस इसकी तहकीकात होनी चाहिए। असल में तो हमारा निज़ाम बुसीदा हो चुका है। रेलवे लाइनों के इर्द गिर्द आप देखिए नाजायज तामीरात हो चुकी हैं, फाटक, सिग्नल, हर चीज को ओवरऑल करने की जरूरत है। और जो बरसों की गफलत है उसका मुदावा करना पड़ेगा और ये अव्वलीन तरजीहात में ये बात होनी चाहिए। प्रोग्राम वक्त भी यहाँ पर खत्म होता है। नाज़रीन इजाजत दीजिए, आपसे मुलाकात होगी अब कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।